तो देखो बच्चों, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे, राइट। कि जब हमने क्या किया, 2AgCl था, ये क्या हुआ Ag + Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या थे, आपको 2 क्लोरीन मिल रहे थे, इस वजह से इसके आगे भी हमने क्या लगाया, 2 लगा दिया। अब देखा तो यहाँ पे क्या हो गए, 2 सिल्वर हो गए, इस वजह से इस सिल्वर को भी क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ये भी पूछी जाती है, और इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाता है, इसके क्या यूजेस हैं। तो ये सभी बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके क्या यूजेस है, कैसे ये रिएक्शन होती है, वो सब आपसे पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ इस रिएक्शन में, जैसे सिमिलरली आपने सिल्वर क्लोराइड की करी है ना, आप सिल्वर ब्रोमाइड की भी कर सकते हो सेम वे में। सिल्वर ब्रोमाइड में क्या हुआ, 2Ag से आपको सनलाइट मिली, तो क्या हुआ, ये भी Ag और Br2 में टूट गया। ये जो रिएक्शंस है ये कहाँ यूज़ होती हैं बच्चों, ये आपकी ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज होती हैं, ठीक है। जो फोटोग्राफी होती है वहाँ पे ये जो आपके प्रोडक्ट ये होता है, इसका सनलाइट से टूटना, ये कहाँ यूज़ होती है, वहाँ यूज़ होती है। वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काजिंग दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज रिएक्शन किस वजह से होती है, क्या हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। वी हैव सीन, हमने देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी, इन एनर्जी चाहिए होती है किस फॉर्म में, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, बट इसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ब्रेकिंग डाउन द जो भी कंपाउंड है, इन कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये आपने पढ़ा था, मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी क्या हो जाए, जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो जाए। तो ठीक है बच्चों, क्या वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी क्या हो जाए, देखो रिएक्शंस इन विच क्या हो, एनर्जी आपकी क्या हो जाए, एब्जॉर्ब्ड हो जाए, उनको आप क्या बोलते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हो। तो आपको यहाँ पे किसकी डेफिनेशन मिल गई, आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन मिल गई। इसके क्या क्या एग्जांपल कर सकते हो, जितनी भी डिकम्पोजिशन है सारी आपकी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे लास्ट भी आपकी लास्ट वाली वीडियो में भी 3 क्वेश्चंस आए थे टेक्सचुअल, इसमें भी देखो 2 क्वेश्चंस आए हैं। ये आप क्या करोगे बच्चों, ट्राई करोगे, मुझे इसके आंसर्स आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। अगर फिर भी आपसे नहीं होते हैं या आपको समझ में नहीं आते हैं, बुक में आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखो, अब हमने 4 रिएक्शंस पढ़ ली, कौन सी, कम्बिनेशन, कम्बिनेशन के साथ ही आपने कौन सी पढ़ ली, एक्सोथर्मिक, उसमें क्या हो रही थी, हीट बाहर निकल रही थी, इवोल्व हो रही थी। उसके बाद सेकंड आपने कौन सी पढ़ी, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन के साथ ही आपने कौन सी पढ़ ली, एंडोथर्मिक। और आपने क्या पढ़ा, सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हीट्स क्या निकलती हैं, बाहर निकलती है ना, हीट इवोल्व होती है। तो जिस भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ रही होगी, सॉरी, जिसमें आपका एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, और एक्सो वो जिसमें हीट आपकी बाहर निकलती है। ओके, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। एक्स से क्या मतलब है, एक्स से मतलब है बाहर निकलने का, ठीक है। तो एक्सो कौन सी है, जिसमें हीट एनर्जी आपको मिल रही हो प्रोडक्ट साइड पे, और एंडो कौन सी, एंडो मीन्स अंदर, जब आप रिएक्शन करने जा रहे हो रिएक्टेंट साइड पे, तभी आपको हीट देनी पड़ रही है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको जब आप तोड़ रहे थे तो ये किस में टूटा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो यहाँ पे आपको हीट देनी पड़ रही थी, ठीक है। जब आपको हीट यहाँ पे देनी पड़ रही थी तो ये क्या हो गया, ये कौन सी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया, तो आप 4 रिएक्शन के टाइप्स बढ़ चुके हो। तो अब हम देखो, एक आपको जो आपने डीकम्पोजिशन पढ़ा, इसमें आपको एक चीज़ और सीखने की है, क्या, कि जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना बच्चे, वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन से 3 टाइप की होती हैं, उसमें क्या क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, उसको एक एनर्जी चाहिए होती है टूटने के लिए, कंपाउंड को कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, वो थर्मल भी हो सकती है, थर्मल मतलब होता है बच्चों हीट, और वो क्या हो सकती है, वो आपकी थर्मल, उसके अलावा आपकी लाइट एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, या फिर जो सनलाइट से आ रही है आपकी, वो भी हो सकती है। तो आप ये आपकी बुक में एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, देखो आप बच्चे ये ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट कौन सा है, थर्मल डीकम्पोजिशन, वो रिएक्शन क्या यूज़ करती हैं, एनर्जी का यूज़ करती हैं हीट की फॉर्म में, ठीक है। वो रिएक्शन जो एनर्जी का यूज़ किस फॉर्म में करें, इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हीट की फॉर्म में एनर्जी का यूज़ करेंगे उसको आप क्या बोलोगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। CaCO3 को हीट किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सेकंड देखिए कौन सा है, सेकंड है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये रिएक्शंस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, H2O है, वाटर है, इसको जब आपने इलेक्ट्रिसिटी की किया बना, H2 + O2 में टूट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड वन देखिए, फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। ये रिएक्शन किसका यूज़ करती है, लाइट एनर्जी का। जैसे आपने AgCl AgBr देखी थी, सनलाइट का यूज़ किया, Ag + Cl2 बना दिया। आया सभी को समझ में कि जो थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन में बच्चों हीट का यूज़ होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, और फोटोलिसिस में क्या होता है, फोटोलिसिस में आपका लाइट एनर्जी का यूज़ होता है। ओके, जैसे पानी था, पानी में आपने क्या किया,
इलेक्ट्रिसिटी डाला तो H2 और O2 अलग हो गया। अगर आप पानी को गर्म करो, मान लो बच्चों आप इसको हीट दे रहे हो, आपने इसको गैस पे रख दिया पानी को, क्या होगा, उबल के निकलता जाएगा, इवापोरेट होता जाएगा, उसकी स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। पर क्या उससे आपको H2 और O2 अलग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप हीट ही नहीं देते हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, आप क्या प्रोवाइड करते हो, लाइट एनर्जी भी प्रोवाइड करते हो और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हो। आया सभी को समझ में? तो ये क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में था। तो अभी आप पढ़ चुके हो डिकम्पोजिशन कम्बिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का क्या मतलब होता है? अपनी जगह से क्या हो जाना, रिप्लेस हो जाना। यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, एक एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ है। ये एक्टिविटी आप बच्चे पढ़ सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, किस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस एक्टिविटी में बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था। हमने आयरन नेल्स लिए थे। आयरन नेल्स क्या होते हैं? कील। आयरन नेल्स लिए तो क्या फॉर्मूला हो गया? Fe। किस सोल्यूशन में डाले थे? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाले थे, कॉपर सल्फेट। तो इसकी आपको रिएक्शन करनी है, उससे आपको क्या पता लगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हुआ क्या, आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो आयरन नेल्स थे वो कैसे हो गए? ब्राउनिश कलर में हो गए, और भी ज़्यादा ब्राउन हो गए। और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कैसा कलर होता है? ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। लेकिन वो क्या देखने को मिला रिएक्शन के बाद? फेड हो गया। फेड का मतलब समझते हो ना कि लाइट हो गया। इस एक्टिविटी में आपने क्या किया था, आयरन नेल्स लिए थे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। प्रोडक्ट में आपको क्या मिला? प्रोडक्ट में आपको ये मिला बच्चों, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर था वो लाइट हो गया, प्लस में आयरन नेल्स कैसे दिखने लगे, जब कॉपर सल्फेट से बाहर निकाले तो ब्राउन कलर के हो गए। इस कलर के लिए थे, ठीक है, और ब्राउन कलर के आपको मिले। तो हुआ क्या, देखो कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई वो पढ़ रहे हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट लिया तो क्या बन गया? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे डिस्प्लेस क्या हुआ? कॉपर को किसने डिस्प्लेस कर दिया? आयरन को। ये आयरन यहाँ के बैठ गया कॉपर की जगह पे। क्यों? क्योंकि ये कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देते हैं किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। उसको आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ? आयरन डिस्प्लेस्ड हुआ, रिमूव्ड हो गया दूसरे एलिमेंट्स कॉपर से, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ और भी पढ़ सकते हो। जिंक और कॉपर सल्फेट की कराई तो जिंक ने भी क्या कर दिया? कॉपर को रिप्लेस कर दिया। भाई तू चल, या मैं तेरी जगह आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे से ज़्यादा क्या हूँ? पावरफुल हूँ। आप कहीं लाइन में खड़े होते हो, जब अगर आप ज़्यादा पावरफुल हो, सामने वाला वीक है, आप क्या करते हो? उसको धक्का मार के आगे बढ़ जाते हो ना, क्योंकि आपको पता है उसने आपको उल्टा तो कुछ कहना नहीं है, वो आपसे वीक है, उसका फ़ायदा उठाते हो। ऐसे जिंक भी क्या करता है? अपनी रिएक्टिविटी का फ़ायदा उठाता है कि मैं तेरे से ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं आऊँगा यहाँ पे, कॉपर को नहीं टिकने दूंगा। ये क्या है, देखो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड भी क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर को तो देखो हर किसी ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? मैंने आपको ये पहले भी बताया बच्चों, देखो अगर यहाँ पे मैं ले लूँ कॉपर सल्फेट की बजाय, ठीक है, अगर मैं लेती हूँ कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, तो क्या ये रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, ये रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर आयरन की जगह नहीं ले सकता। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस ही करना है, तो कोई भी किसी को डिस्प्लेस कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर रो में खड़े हो तो आप अपने से वीक बच्चे को तो धक्का मार के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई स्ट्रॉन्ग आ जाता है, कि आगे कोई टीचर खड़ा है या कोई स्ट्रॉन्ग खड़ा है ना, जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, क्या आप उसको धक्का मार के आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उससे क्या हो? वीक हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, जो मोर पावरफुल होते हैं, वही लेस रिएक्टिव को हटा सकते हैं, सभी नहीं हटा सकते। आपको कैसे पता लगेगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? तो उसके लिए आपके लिए क्या दी गई है? उसके लिए आपके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। ये आपकी चैप्टर 3 में, मेटल्स वाले चैप्टर में दी गई है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही दी गई है। एक बार फिर भी मैं बता सकती हूँ, देखो जो पोटेशियम है, आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या है? मोस्ट रिएक्टिव हैं। और जितने भी नीचे आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है? कम रिएक्टिव है। तो हम नीचे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा कौन से है? ये मोर रिएक्टिव है। और सबसे नीचे जो है ये क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड, सिल्वर सबसे ज़्यादा क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है। अब हमने जिनकी रिएक्शंस करी बच्चों, आप वो देखो, आपने जिनकी रिएक्शंस करी है, आपने किसकी रिएक्शन करी है? इस जिंक के साथ करी है, कॉपर की। तो इसमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है, इसलिए जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। एक आयरन के साथ करी है कॉपर की। आयरन और कॉपर में कौन सा रिएक्टिव? आयरन, इसलिए आयरन ने क्या कर दिया? कॉपर को रिप्लेस कर दिया। एक आपने लेड की करी है, लेड और कॉपर में भी कौन सा रिएक्टिव? लेड। तो इसलिए इन तीनों ने क्या कर दिया? कॉपर को रिप्लेस कर दिया, अपनी जगह से हिला दिया। तो इसको क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट आप कर सकते हो। 3 एग्जाम्पल दिए। उसके बाद आए बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट भी डिस्प्लेसमेंट की तरह है, उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक आयन डिस्प्लेस होता है। इसमें क्या होगा? 2 आयन डिस्प्लेस होंगे। देखो एक एक्टिविटी की, सोडियम सल्फेट लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने 3 ml बैरियम क्लोराइड डाला, दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया, क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया एक वाइट कलर का सब्सटेंस मिला जो पानी में इनसोल्यूबल था।
अगर पानी, मैंने आपको बच्चों बताया था जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पड़ी जाए, कोई भी चीज़ सोल्यूबल नहीं होती, इनसोल्यूबल होती है, वो नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है। जैसे हम पानी में कंकड़ डालेंगे, वो नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है। इस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये जो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल भी हो गया साथ में। देखो आपको दो रिएक्शन पढ़ लिया आपने, प्रेसिपिटेशन भी पढ़ ली और डबल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ ली, लेकिन एग्जाम्पल आपको क्या लर्न करना है, एक ही लर्न करना है। आपका तो बेनिफिट होगा। देखो आपने सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4 प्लस में आपने बैरियम क्लोराइड डाला BaCl2, फिर आपने क्या किया, क्या बना, दो आयन से प्लस। कैसे, देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। सोडियम की जगह बैरियम आ गया, बैरियम की जगह सोडियम, दो आयन रिप्लेस हुए, तो क्या बना, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे जो बैरियम सल्फेट थे ना बच्चे, इसके क्या बन जाते हैं, इसके यहाँ पे PPT बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला गया है। तो देखो आपने प्रेसिपिटेशन भी पढ़ ली डबल डिस्प्लेसमेंट में ही। अब आपकी सारी रिएक्शंस जो क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है। बस आपका एक लास्ट रिएक्शन का पार्ट बचा है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया हुआ है, हुआ क्या है, जो वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं बैरियम सल्फेट के, वो किससे बने हैं, जो सल्फेट ग्रुप था और बैरियम 2 पॉजिटिव ग्रुप था, इनके आपस में रिएक्शन हुई है। और जो दूसरा प्रोडक्ट बना है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl, जो सोल्यूशन में ही रहता है। वो रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज हो आयंस का रिएक्टेंट के बीच में, उसको आप क्या बोलते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। आयन आपस में रिप्लेस हो गए ना, तो कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। आया सभी को समझ में, डिस्प्लेसमेंट में एक डिस्प्लेस होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो। उसके बाद हम देखो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियसली अगर किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ साथ क्या हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो उस रिएक्शन को आप बच्चे क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, हमने क्या किया, देखो चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया, उसको आपने हीट किया, तो क्या देखने को मिला, जो कॉपर पाउडर का सरफेस था वो किसके साथ कोटेड था, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ कोटेड होने लगे। कोटेड होता है जब आप किसी चीज़ की लेयर चढ़ा देते हो। ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना, जब हमने कॉपर को हीट किया, क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुई कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड बन गया, रिएक्शन होगी। हम तो कॉपर को हीट कर रहे हैं, जब हीट कर रहे हो तो ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है ना एटमोस्फेयर में, उसके साथ रिएक्शन होगी, गर्म करने पे क्या मिला आपको, कॉपर ऑक्साइड आपको मिला। अगर हाइड्रोजन गैस अगर हम ये जो कॉपर ऑक्साइड हमारा बनना है, इससे अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इस मटेरियल से, तो ब्लैक कोटिंग मिलती है हमें। जो ब्लैक कोटिंग पहले मिली हुई थी वो किस में टर्न्स हो जाएगी, ब्राउन में टर्न्स हो जाएगी। एज अ रिवर्स रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एंड कॉपर वापिस कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, देखो आपने क्या किया, ये कॉपर ना ब्राउन कलर का था, इसको हीट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कॉपर ऑक्साइड बन गया और कलर कैसा हो गया, अब इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन से ब्लैक हो गया। फिर वापस हमने इससे हाइड्रोजन पास की और हीट किया, फिर क्या हुआ, वापस ये जो कॉपर था ना, देखो यहाँ भी कॉपर था रिएक्टेंट में, अभी हमें वापस से कॉपर मिल गया और साथ में पानी मिला, वाटर मिला, तो वापस से कैसा कलर आ जाएगा, ब्राउन। तो कैसी रिएक्शन होगी, रिवर्स, कि कॉपर का कलर ब्लैक से हम ब्राउन से पहले ब्लैक किया, ठीक है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाया, फिर वापस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना लिया, तो ब्लैक से कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। ठीक है, अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखो रिडॉक्स रिएक्शन में आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे देखिए, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। किसी, आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्या है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन है। और साथ में इसकी अपोजिट रिएक्शन भी कर सकते हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन आपका ऐड हो रहा है तो आपने पढ़ा है रिडक्शन। एक और क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन की एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो और हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है ना, और इसलिए रिड्यूस्ड हो गया द हाइड्रोजन। इस आपको इसको समझने की बजाय पहले बच्चे रिएक्शन को पढ़ो, देखो फिर आपको क्लियर होगा। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, ये आपको एक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन थी सेकेंड वाली, क्या हुआ है, CuO प्लस H2 से हीट करने पे क्या बना है, Cu प्लस H2O। देखो हुआ क्या है इस रिएक्शन में, ये कॉपर ऑक्साइड था, प्रोडक्ट में क्या मिला है, कॉपर मिला है, इसके पास ऑक्सीजन थी, इसके पास से ऑक्सीजन क्या होगी, चली गई, मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। कैसे रिड्यूस्ड हो गया, हमने क्या पढ़ा है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन, ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हुआ इसलिए क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी। यहाँ पे देखो ये H2 अकेला था, प्रोडक्ट में क्या मिला, H2O, इस H2 के साथ क्या आ गया, O, मतलब क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ
एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से कॉपर से तो ऑक्सीजन चला गया, इस वजह से हमने बोला इसकी रिडक्शन हुई। हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऐड हो गया, इस वजह से हमने क्या बोला इसकी ऑक्सीडेशन हुई। इसमें भी देखो क्या दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है। जिंक ऑक्साइड से प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, जिंक। ऑक्सीजन हट गई तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूस। इस कार्बन में ऑक्सीजन नहीं थी, प्रोडक्ट में आपकी ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। अब ये MnO2 था, यहाँ ऑक्सीजन थी, प्रोडक्ट में ये कुछ और बना रहा है MnCl2, ऑक्सीजन इसके पास से चलेगी तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ये HCl था, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, बट यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने का तरीका देखो बच्चे क्या होता है। जो आपका ऑक्सीडेशन है उसकी क्या क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन इसकी है गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब जब ऑक्सीजन ऐड होगा आप क्या बोलोगे, क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। सेकंड आप क्या बोल सकते हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, हाइड्रोजन हट जाना। थर्ड आप क्या बोल सकते हो, एक और किसका लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। यह भी आपके लेवल से थोड़ी अपर लेवल की है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, उसके बाद रिडक्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्या कि गेन किसका हो, अगर गेन किसका हो, हाइड्रोजन का, ठीक है, और लॉस किसका हो, ऑक्सीजन का। और प्लस में थर्ड क्या आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में बच्चों, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये करके देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, अगर चार्ज क्या हो रहा है, +1 से चार्ज +5 हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होता है तो मतलब हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है बच्चों। अगर आपका चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, तो बच्चों मैं आपको क्या बता रही थी, अगर आपका जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है, मतलब +1 से +3 हुआ, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्योंकि जब भी जैसे सोडियम था, देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये एक दे देता है तो इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है। जब जब कोई इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, देखो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है हम उसको क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्योंकि इसका चार्ज यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ इसका चार्ज बच्चों +1 हो गया। मैग्नीशियम के पास देखो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देते थे तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन जाता है, राइट। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन गया, से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 0 से 2 पॉजिटिव। तो जब जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा बच्चों, नॉट नेगेटिव चार्ज, ओनली जब जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा आप क्या बोलोगे, आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो आप क्या बोलोगे, आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ओके, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन छोड़ता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन छोड़ता है और हाइड्रोजन लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो रिड्यूस्ड हुआ। आया सभी को समझ में। एक आपका कॉन्सेप्ट और भी आता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद की तो रिडक्शन करे, सेल्फ क्या करे, सेल्फ तो रिडक्शन करे, लेकिन दूसरे वाले, सामने वाले की क्या करे, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो खुद की तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और सामने वाले की क्या कर रहा है, रिडक्शन। मतलब इनका नाम और इनका मतलब जो है उल्टा है। देखिए कैसे, जैसे आपका यहाँ पे क्या था, इसकी बात करें, अब कॉपर की खुद की क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिडक्शन हो रही है ना कॉपर की यहाँ पे। तो ये कैसा एजेंट है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद की रिडक्शन होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन की यहाँ पे खुद की क्या हो रही है, देखो ऑक्सीडेशन, तो ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हमेशा याद रखना बच्चों, डेफिनेशन से अपोजिट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ रिड्यूस्ड होती है तो आप उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे, जब भी कोई चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर ने खुद की रिडक्शन की, लेकिन सामने वाली इसकी तो क्या कर दी, जो इसके साथ प्रेजेंट था उसकी तो ऑक्सीडेशन कर दी ना। तो आप इसको जैसे मर्जी याद कर लो, अगर उसके सेल से याद करो तो ऐसे याद करो, खुद की रिडक्शन करे तो वो कैसा होएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या आप ये याद रखो, साथ वाले की जो कर रहा है ना वही होगा, साथ वाले की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस भी तरह से आपको इसे लगता है आप याद कर सकते हो, बस जो खुद की रिडक्शन करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। आया सभी को समझ में। आपका लास्ट टॉपिक बचता है, फटाफट से हम वो कवर कर लेते हैं। देखो कोरिजन, कोरिजन क्या होता है बच्चों, कोरिजन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब जंग लग जाता है, राइट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स शाइनी, जब नहीं होते तो हर चीज़ चमकती है, धीरे धीरे उसमें रेडिश ब्राउन कलर का क्या हो जाता है,
वो जो हम जंग बोलते हैं, लोहे को जंग लगने लग जाता है कुछ टाइम के बाद। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना। कुछ और मेटल्स भी क्या होते हैं? टार्निश्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे आपने सिल्वर देखा है, आपने गोल्ड देखा है, जो सिल्वर चांदी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अगर आपके घर में देखो कड़े होंगे चांदी के, मेटल्स की, कुछ भी और भी चीज़ें हो सकती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ खराब होने लग जाती है। आपने कोटिंग क्या होता है? उस पर एक लेयर जमने लग जाती है, कॉपर और सिल्वर पे, तांबे पे भी, चांदी पे भी। जब एक मेटल अटैक होता है सब्सटेंसेस से, जैसे एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? नमी प्रेजेंट है, मॉइस्चर, एसिड, जो भी इट इज सेड टू भी, क्या हम उसको क्या बोलते हैं? कि वो कोरोड हो गए। देखो यहाँ पे कोरिजन की डेफिनेशन आ गई। कोई भी मेटल जब अटैक होता है इन सब चीज़ों से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरिजन। और उस मेटल को हम क्या बोलते हैं? कि ये कोरोडेड हो चुका है। जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर पे, और ग्रीन कोटिंग जो आ जाती है कॉपर पे, वो किसके एग्जाम्पल है? कोरिजन के एग्जाम्पल है। देखो 3 एग्जाम्पल कोरिजन के कौन से हो गए? एक तो हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, आयरन का क्या कलर हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। दूसरा होगा कॉपर, कॉपर का क्या कलर हो जाता है बच्चों? कॉपर का कलर आपका ग्रीन हो जाता है, और सिल्वर का कलर हो जाता है ब्लैक हो जाता है। कोरिजन से किस किस को डैमेज होता है? कौन कौन खराब हो जाता है? कार की बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स, सब चीज़ें क्या हो जाती है? मेटल्स की बनी होती है। ऑलमोस्ट तो सभी आयरन की बनी होती है। देखो जो लोहे की पटरियाँ होती हैं आपकी, जिसपे ट्रेन चलती है, जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, ठीक है, बांध बनते हैं। कोरिजन ऑफ आयरन में क्या सीरियस प्रॉब्लम है? एवरी ईयर क्या होता है? इनॉर्मस क्या होता है बच्चे? बहुत सारा अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हमें खर्च करनी पड़ती है, जो डैमेज आयरन, जो भी लोहा खराब हो गया उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट, हम चैप्टर 3 में भी, मेटल्स वाले चैप्टर में भी कोरिजन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ क्या पढ़ना है कि जंग कैसे लग जाता है। देखो कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिए। आयरन को जंग कैसे लिखते हैं? एटमॉस्फेयर में पानी भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? O2 भी प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन हो जाती है तो क्या बन जाता है? Fe2O3.X ये किसका फॉर्मूला है? ये रस्ट का फॉर्मूला है। इसका कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर। अब कॉपर को कैसे जंग लगता है? कॉपर के साथ किसने रिएक्शन की? एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। क्या कंपाउंड बना? कॉपर कार्बोनेट इंटू CuOH ट्वाइस। ये कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इनका जब भी अटैक होता है, ये किसके लिए? रस्ट के लिए दी हुई है। ये रस्ट का फॉर्मूला, ये लिखना चाहो तो बच्चों आप लिख सकते हो, Fe2O3.X अपनी बुक में साइड में लिख लीजिए। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बट आपको लर्न करने के लिए नहीं है बच्चों, बस ये मैंने वैसे ही बता दिया कि कैसे जंग लगता है। उसके बाद लास्ट चैप्टर हम लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों? जो आपका खाने पीने का सामान हो जाता है, जब आपका ख़राब हो जाता है कुछ टाइम के बाद, उसको आप क्या बोलते हो? रेंसिडिटी बोलते हो। जैसे जब भी आप कोई पैकेट खरीद के आते हो, कोई बिस्किट खरीद के आते हो, आप देखते हो ना उस पर लिखा होता है इसकी एक्सपायरी डेट ये है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये लिखा होता है ना। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो क्या होने लग जाता है? ख़राब होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है। उस पर आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद ब्रेड है, जैसे उस पर मतलब एक फंगस आने लग जाती है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, वो ख़राब होने लग जाता है। अब उनमें होता क्या है? रेंसिडिटी आपको पता क्या चलता है? ये ख़राब हो चुका है, उसकी स्मेल में चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। हैव यू एवर टेस्ट यू स्मेल द फैट फूड मटेरियल जो बहुत लंबे टाइम से पड़े होते हैं, जो भी आपका फैटी मटेरियल होता है, जिसमें भी तेल प्रेजेंट होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है, फैट्स और भी क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो रेंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल और टेस्ट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडिड टू फूड। हम क्या करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं पैकेट्स में ताकि वो ख़राब ना हो। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। कीपिंग फूड, हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपका जो ये खाना ख़राब ना हो? एयर टाइट कंटेनर्स में रखो जिसमें हवा पास ना हो, ताकि हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो? उसकी आप रेंसिडेंट से कैसे बचा सकते हो? एक हम क्या करते हैं, चिप्स जो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं उसमें कौन सी गैस डालते हैं? फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस, नाइट्रोजन डालते हैं। क्यों? चिप्स को बचाने के लिए। नाइट्रोजन में क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट का मतलब समझते हो? जो रिएक्टिव नहीं होती, बिल्कुल लेस रिएक्टिव होती है। नाइट्रोजन केमिकली लेस रिएक्टिव है। केमिकली लेस रिएक्टिव होने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन डालते हैं। तो नाइट्रोजन होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। आपने देखा जो आपका चिप्स का पैकेट है उसमें ऑलमोस्ट तो क्या होता है? हवा ही भरी होती है ना, 70% तो हवा भरी होती है, सिर्फ 30% आपका खाने का सामान होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, क्या ये इतनी सी हवा भरी हुई है, 10 रुपये के चिप्स में 4 ही तो दाने आए हैं, ऐसे बोलते हैं ना, 4 ही तो पीस आए हैं। लेकिन बच्चों अगर वो 70% हवा ना भरी हो तो जो आप 4 पीस खा रहे हो ना लेस के, वो भी आपके खाने लायक नहीं बचेंगे, समझे। तो वो जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है उनको ठीक रखने के लिए, ताकि उनकी ऑक्सीडेशन ना हो और वो ख़राब ना हो। अगर वो ख़राब हो जाएंगे, वो नाइट्रोजन भी अपना काम कब तक करती है? सिर्फ 5 to 6 मंथ। हर किसी की मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग अलग होती है, एक्सपायरी डेट अलग होती है। कुछ सब्सटेंस जल्दी ख़राब हो जाता है, किसी की 3 मंथ से होती है, किसी की 6 मंथ। तो उसके बाद हम बोलते हैं ना
रहने दे, ये तो एक्सपायर हो गया, मत खाओ। तो इसके बाद वो भी काम नहीं करता है, समझे। उसके बाद जो नाइट्रोजन गैस है वो भी अपना काम करना ख़त्म कर देती है। अगर आप एक्सपायरी डेट होने के बाद भी खा रहे हो तो आपकी क्या होता है, हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है ना। तो रेंसी वो होता क्या है, उसमें क्यों ख़राब हो जाता है, तो उसकी क्या हो जाती है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन होगी उसमें क्या हम बोलते हैं ना, फफूंदस लगी, हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं, ग्रीन कलर की फंजाई लग जाती है, फंगस लग जाती है, तरह से ख़राब होने लग जाता है। उस पर बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी के साथ ही बच्चों आपका जो ये चैप्टर है ख़त्म होता है। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, ये भी आप ट्राई करेंगे, मुझे इसके सोल्यूशंस भेजेंगे। अगर आपसे नहीं होते फिर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। देखो एक्सरसाइज में आपके 11 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा है, सॉरी 20 क्वेश्चन है। ये भी आप ट्राई कीजिएगा। जो आपको आंसर्स बुक में मिलते हैं वो आप बुक में टिक मार्क कीजिएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, जो भी बैलेंस करने वाले इक्वेशंस दिए हैं या जितना भी इक्वेशन वाला पार्ट दिया ना बच्चों, देखो जैसे ये इक्वेशन वाला पार्ट दिया, ये भी इक्वेशन का पार्ट है, ये भी इक्वेशन का पार्ट है, तो ये सारा आप ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ नोटबुक पे सोल्व करके देखिए। जब तक आप इक्वेशन को खुद से बैलेंस करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो ट्राई कीजिएगा, आप खुद से अच्छे से बैलेंस कीजिएगा। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से अपना प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लीजिएगा। तो ये डाउट्स आपके तभी आएंगे बच्चे जब आप वीडियो को देखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पॉज करके रुक जाएं, आप दोबारा उस चीज़ को देखें, 2-3 बार पढ़ें, ठीक है। धीरे धीरे अच्छे से आप पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपका कोई भी अगर एक्सरसाइज में भी डाउट होता है या कहीं पे भी इन आपका ऐसा नहीं है कि बच्चों क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपका बीच में चैप्टर में भी कहीं डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों।